फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए, सो एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। एंड ये जो एमसीक्यूज है ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये किसी न किसी एग्जाम में आरआरबी, एम्स, डीएचएस, जेडपी एंड डीएमईआर, तो देन सिपाही फार्मा, इस तरह के एग्जाम्स में ये एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो इसी इन्हीं एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज implied by active transport? ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू अ मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजम्पशन। ऑप्शन सी, engulf of drug by a cell membrane with a new vesicle formation. And option D, transport against concentration gradient. So what is the correct answer? ओके, दीपाली ने डी आंसर बोला है, नेहा ने भी डी आंसर दिया है। ओके, यस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। एंड इससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है दैट इज बाय द एटीपी। एटीपीएस यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सो प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज, ओके, ऑप्शन ए, टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टू बी reduced to half of its original value. Option B, time taken for its concentration at site of action to be reduced to half of its original value. Option C, time taken for its concentration at site of administration to be reduced to half of its original value. And option D, time taken for its plasma concentration to be reduced to half of its given dose. So, what is the correct answer? Okay, नेहा ने आंसर ए दिया है। ओके, यस, और कोई आंसर? गणेश ने भी ए दिया है आंसर। ओके, दीपाली ए, ओके, शिवानी ए, यस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टू बी रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। करेक्ट आंसर है। सो ये भी पीवाईक्यू है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देन थर्ड क्वेश्चन, ड्रग एलिमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ। सो ऑप्शन ए, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन। ऑप्शन बी, ड्रग एक्सक्रीशन ओनली। ऑप्शन सी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन। एंड ऑप्शन डी, ड्रग मेटाबॉलिज्म ओनली। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके, हर्षल ने ए आंसर दिया है, मतलब ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन। नेहा ए, दीपाली ए, प्रीति ए, ओके, यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। सो ड्रग एलिमिनेशन जो होता है वो एमई की प्रोसेस है। एमई दैट इज ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन। ओके, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन दैट इज द ड्रग एलिमिनेशन। देन ऑप्शन बी, ड्रग एक्सक्रीशन ओनली, ये नहीं है। देन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो डीएमई व्हाट इज इट? क्या होता है डीएमई? पता है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये जो तीन प्रोसेस है इन्हें क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? एनीबॉडी? डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अभी जैसे आपने कहा है मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन मतलब एलिमिनेशन। ओके, दिस इज द एलिमिनेशन, मतलब मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ऐड कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, डीएमई। तो ये क्या प्रोसेस बनती है? पता है किसी को? मेटाबॉलिज्म, सॉरी, मेटाबॉलिज्म नहीं, मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म कैसे आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। सो दिस इज द डिस्पोजिशन, ड्रग डिस्पोजिशन बोला जाता है इसको, ड्रग डिस्पोजिशन। ओके, दिस इज ड्रग डिस्पोजिशन। ओके, सो ये जो ड्रग डिस्पोजिशन है ये कहां पे होता है, कब होता है? ड्रग डिस्पोजिशन कब होता है बता सकते हो?
कौन से रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो डिस्पोजिशन होता है। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बताइए। डिस्पोजिशन, कौन से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्पोजिशन होता है, बता सकते हो? अगर नहीं पता है तो एनए टाइप कीजिए। यस, बताइए। ओके, नेहा ने एनए बोला है। ओके नेहा, ठीक है। गणेश ने ओरल बोला है। ओके गणेश, हम सोचते हैं उसके बारे में। दीपाली ने पैरेंटरल बोला है। ठीक है, हम सोचते हैं उसके बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे हम लोग डिस्पोजिशन की बात करें, डीएमई। अगर एडीएमई हो तो व्हाट इज इट? एडीएमई, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये प्रोसेस क्या है? ड्रग एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, काइनेटिक्स, राइट? काइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक। तो जैसे कि आप जानते हो कि फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट मीन्स उसमें एब्सॉर्प्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है और एक्सक्रीशन आ जाता है। ओके, एंड यहाँ पे डिस्पोजिशन है, तो डिस्पोजिशन में एब्सॉर्प्शन नहीं आता। यहाँ पे डिस्पोजिशन में एब्सॉर्प्शन आता है क्या? तो एब्सॉर्प्शन नहीं आता डिस्पोजिशन में। ड्रग डिस्पोजिशन में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है और एक्सक्रीशन आता है। तो ड्रग डिस्पोजिशन कब होता है? ओके, तो जब हम आईवी रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, आईवी रूट से, राइट? तो आईवी रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद में वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है क्या? अगर आप आईवी रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो आईवी रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो एब्जॉर्प्शन होता है क्या? ये बताइए, होता है क्या? इज देयर एब्जॉर्प्शन? यस और नो? नो। आईवी रूट से जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग डायरेक्टली ब्लड में ही जाता है। ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती नहीं है। और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो वहां पे ओनली डीएमई रहेगा, और डीएमई रहेगा मतलब डिस्पोजिशन, मतलब आईवी रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद में ड्रग का डिस्पोजिशन होता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और एडीएमई यदि हम ओरल रूट से देते हैं, ओरल, तो पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होगा। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ओरल रूट से। अगर आप पैरेंटरल रूट की बात कर रहे हो तो पैरेंटरल में यदि आप सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट की बात करते हो, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर, तो सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर में भी एब्जॉर्प्शन तो आता है ना? अगर ओरल की बात करो, पैरेंटरल में सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर की बात करो तो एब्जॉर्प्शन आता है, तो यहाँ पे भी फार्माकोकाइनेटिक्स आ जाता है। तो अगर आईवी रूट से हम ड्रग देते हैं तो आईवी रूट में डिस्पोजिशन नहीं होता है, मतलब डिस्पोजिशन होता है, एब्सॉर्प्शन नहीं होता है वहां पे। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे एक ड्रग एलिमिनेशन की कंसेप्ट है, एलिमिनेशन मतलब एमई, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। दूसरा ड्रग डिस्पोजिशन का कंसेप्ट है, डिस्पोजिशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एंड तीसरा फार्माकोकाइनेटिक्स का कंसेप्ट है जिसमें एडीएमई आता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं ये पीवाईक्यू है। तो आपको एक अंदाज आना चाहिए कि पीवाईक्यू मतलब क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं एग्जाम के अंदर में। ओके, सो चलिए, तो अब हम यहाँ पे हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारे नोट्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये फार्माकोकाइनेटिक्स है, तो ये कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज दिस कंसेप्ट? इस कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझने की हम कोशिश करेंगे। ओके, वैसे आपको सबको मालूम है, आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसने फार्माकोकाइनेटिक्स वर्ड सुना नहीं है, जिसने फार्माकोकाइनेटिक्स का मीनिंग जिसको पता नहीं है। आप में से हर किसी को पता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज एडीएमई। ओके, हर कोई जानता है फार्माकोकाइनेटिक्स इज एडीएमई। आप में से हर कोई जानता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग, राइट? व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग, ये आप में से हर कोई जानता है। बट इस कंसेप्ट को मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा और थोड़ा डीप में लेकर जाऊंगा ताकि आप और डीप में सोच सको। एंड एमसीक्यू अगर आते हैं इस टॉपिक पे तो वहां पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स जो शब्द है, ये शब्द कहां से आया है? तो ये शब्द आया है फार्माकॉन। एक इसमें है फार्माकॉन और दूसरा शब्द इसमें है काइनेटिक। फार्माकॉन एंड काइनेटिक।
ओके, काइनेटिक्स। इन दो शब्दों से फार्माकोकाइनेटिक्स ये शब्द बना हुआ है। अब मुझे बताइए फार्माकॉन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्माकॉन? बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्माकॉन? फार्माकॉन का मतलब क्या है? यस, बोलिए, पता बताइए फार्माकॉन का मतलब। नहीं पता? ड्रग, यस, फार्माकॉन दैट मीन्स ड्रग। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। ओके, एंड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? डिक्शनरी मीनिंग, काइनेटिक मतलब क्या होता है? जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी पता होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज काइनेटिक? मूवमेंट। ओके, यस दीपाली, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। जो भी चीज मूवमेंट कर रही है वो काइनेटिक है। या दूसरा इसका मतलब होगा इन मोशन, जो भी चीज मोशन में है दैट इज काइनेटिक्स। इसका मतलब होगा स्पीड। ओके, स्पीड। ये इसके हम मतलब बता सकते हैं काइनेटिक्स के डिक्शनरी मीनिंग ऑफ काइनेटिक्स। सो अब यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या हो गया? तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग। सो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक? फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग्स। मूवमेंट ऑफ ड्रग्स का स्टडी दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ड्रग का मूवमेंट कहां पे होगा बताइए? ड्रग्स कहां पे मूवमेंट करती है? ड्रग्स वाटर में मूवमेंट करता है क्या? ड्रग्स हवा में मूवमेंट करता है क्या? ड्रग्स मूवमेंट कहां पे करता है? कहां पे करता है मूवमेंट ड्रग? ड्रग का मूवमेंट क्या होता है? ब्लड में होता है। वेरी गुड। तो ड्रग का जो मूवमेंट होता है वो इनसाइड बॉडी होता है। मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी। सो फार्माकोकाइनेटिक क्या है? तो फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग्स, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इनसाइड बॉडी, ऑफ ड्रग्स इनसाइड बॉडी। बॉडी के अंदर में ड्रग के मूवमेंट का स्टडी मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, अब जब भी कोई ड्रग बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है मतलब क्या होता है? कैसे मूवमेंट करता है वो? ड्रग बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है मतलब एक्चुअली क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ ड्रग जब हम बोलते हैं बॉडी के अंदर में मूवमेंट ड्रग का, तो उसका मतलब हो गया कैसे मूवमेंट? तो सबसे पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, राइट? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मतलब ड्रग ब्लड में जाता है। ड्रग ब्लड में जाने के बाद में फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू होल बॉडी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, लिवर में ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा एंड एक्सक्रीशन, और लास्ट में ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगा। और ड्रग जब एक्सक्रीट हो जाएगा तो उसका जो एक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ड्रग का एक्शन कब टर्मिनेट होता है? जब ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है तब ड्रग का एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। सो जब हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग मतलब इसका मतलब है एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, राइट? अब ये जो प्रोसेस है ड्रग का एब्सॉर्प्शन, तो ड्रग के एब्सॉर्प्शन में बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? जो ड्रग का एब्सॉर्प्शन होता है वो एब्सॉर्प्शन कौन करता है? तो जैसे आप जानते हो कि अगर आपका कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट हो, एंडोसाइटोसिस है, ये जो भी डिफरेंट प्रोसेस है ड्रग के एब्सॉर्प्शन की, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व रहता है। सेल मेम्ब्रेन, राइट? सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल का पार्ट है मतलब वो बॉडी का पार्ट है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल का पार्ट, बॉडी का पार्ट। तो यहाँ पे बॉडी इन्वॉल्व है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। ड्रग के एब्जॉर्प्शन में बॉडी मतलब ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, देन ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे बॉडी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से पाथ से होता है? किसके थ्रू होता है? अगर ड्रग को लिवर से ब्रेन की तरफ जाना हो, या फिर ब्रेन से किडनी की तरफ जाना हो, या फिर किडनी से लंग्स की तरफ जाना हो, तो ड्रग कौन से पाथ से जाता है? कहां से जाता है? किसके थ्रू जाता है? किसके थ्रू? कौन सा रास्ता है? ब्लड, करेक्ट, ब्लड। ओके, तो ड्रग यहाँ पे ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? मेनली तो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम मेनली ब्लड करता है, राइट?
तो ब्लड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी, ब्लड भी बॉडी का एक कंपोनेंट है। देन मेटाबॉलिज्म, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्गन में होता है? तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है, मेजर ऑर्गन जो है मेटाबॉलिज्म के लिए, दैट इज लिवर। द मेन ऑर्गन, मेजर ऑर्गन फॉर द ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लिवर। ओके, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में होता है। उसके बाद में ड्रग के एक्शन को टर्मिनेट करना हो तो ड्रग का एक्सक्रीशन जरूरी है। तो ड्रग का एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? तो मोस्ट ऑफ द ड्रग का एक्सक्रीशन किडनी से होता है, एंड किडनी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बॉडी। किडनी भी बॉडी का ही पार्ट है। मतलब यहाँ पे जो ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक होता है, मतलब ड्रग का जो मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर में, या जो ड्रग का एडीएमई होता है, ओके, तो ये किसके थ्रू होता है, कौन करता है? तो ये बॉडी करती है। कौन करता है? बॉडी। ओके, ड्रग का एब्सॉर्प्शन कौन करता है? बॉडी करती है। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? बॉडी करती है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म बॉडी करती है। ड्रग का एक्सक्रीशन भी बॉडी करती है। मतलब आप सेल मेम्ब्रेन बोलो, या ब्लड है, या लिवर है, या किडनी, ये सब बॉडी के पार्ट्स है ना, और कंपाउंड्स ऑफ द बॉडी है, तो बॉडी करती है। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक। तो हम यहाँ पे बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग। ओके, व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, सो आई होप कि यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक का जो मतलब है, एग्जैक्ट मीनिंग है, वो आपको समझ में आया होगा। So, pharmacokinetics includes the study of absorption, distribution, tissue और protein binding, इसको भी ऐड कर लीजिए इसमें। Then biotransformation, that is metabolism and excretion of the drug. Okay, ADME and protein binding और tissue binding भी इसमें आ जाता है। Okay, so this is the pharmacokinetic. अब ये जब फार्माकोकाइनेटिक्स का स्टडी किया जाता है, इसका पर्पस क्या है? Why we should study pharmacokinetics? Why study pharmacokinetics? फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी क्यों करना चाहिए? व्हाट इज द पर्पस? अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा। हम कुछ स्टडी करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। विदाउट पर्पस हम किसी चीज की स्टडी नहीं करते हैं। विदाउट पर्पस हम मूवीज देखते हैं, विदाउट पर्पस हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, विदाउट पर्पस हम लोग कई सारे रील्स या जो मोबाइल्स में आते हैं यूट्यूब पे, वो हम देखते हैं विदाउट एनी पर्पस। पर जब स्टडी करने की बात आती है तो विदाउट एनी पर्पस हम लोग कभी स्टडी नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम फार्माकोकाइनेटिक का स्टडी करते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक के स्टडी में हमारा क्या पर्पस होता है? क्यों करना चाहिए फार्माकोकाइनेटिक का स्टडी? बताइए, व्हाई स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स? आपके लॉजिक बताइए, क्यों करना चाहिए फार्माकोकाइनेटिक का स्टडी? क्यों कर रहे हो फार्माकोकाइनेटिक का स्टडी? क्यों किया आपने? आपने जब डिग्री में, डिप्लोमा में फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा, एंड आल्सो बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक जो 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ा, तो क्यों पढ़ा आपने फार्माकोकाइनेटिक्स? क्या पर्पस था उसका? व्हाट वाज द पर्पस? क्यों पढ़ना है फार्माकोकाइनेटिक्स? बताइए। तो एक पर्पस बताऊं मैं आपको। मुझे लगता है आपने फार्माकोकाइनेटिक्स इसलिए पढ़ना चाहिए, यस क्या, टू नो दी व्हाट, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया आपका नया, टू नो दी मैकेनिज्म कहा था क्या आपने? टू नो द मैकेनिज्म, यस नेहा, व्हाट वाज दैट? टू नो द मैकेनिज्म, ओके, वाज दैट योर आंसर? तो देखिए इसका पर्पस क्या है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, बट फार्माकोकाइनेटिक्स एब्जॉर्प्शन है क्या? टू नो द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन आपने बोला, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ओनली मैकेनिज्म आता है क्या? फिर तो आपने ये भी कहना चाहिए कि टू नो द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, टू नो द मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म, टू नो द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, ये भी आना चाहिए फिर उसमें। तो ये सब कुछ आता, ये सब कुछ है क्या? सो ये बेसिक पर्पस नहीं है। बेसिक पर्पस क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स के स्टडी का? तो फार्माकोकाइनेटिक का बेसिक पर्पस है टू डिसाइड द डोज ऑफ अ ड्रग। आप ड्रग का डोज कैसे डिसाइड करोगे? ड्रग का डोज कैसे डिसाइड करोगे? अगर आपको ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी मालूम है, ड्रग का आपको अपैरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है, ड्रग का आपको प्लाज्मा हाफ लाइफ मालूम है, ड्रग का आपको क्लियरेंस वैल्यू मालूम है, राइट?
ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी आपको मालूम है तो आप ड्रग का डोज डिसाइड कर सकते हो, राइट। अगर ड्रग का डोज ही आपने डिसाइड नहीं किया तो आप ड्रग एडमिनिस्टर कैसे करोगे? उसके बाद में डोसेज रेजिमेन डिसाइड करना है। डोसेज रेजिमेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डोसेज रेजिमेन? क्या मतलब है डोसेज रेजिमेन का? डोसेज रेजिमेन का मतलब क्या होता है बता सकते हो? तो डोसेज रेजिमेन मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, कि कौन सा डोज दिन में कितने बार देना है, एक बार, दो बार, तीन बार, और कितने दिनों तक देना है। मतलब जो शेड्यूल होता है, कंप्लीट शेड्यूल जो होता है डोजिंग का कंप्लीट शेड्यूल, मतलब दिन में कितने बार डोज देना है और कितने दिनों तक डोज देना है, दैट इज द डोसेज रेजिमेन। मतलब यदि आपको डोसेज रेजिमेन डिसाइड करना है, ओके। देन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करना है कि कौन से समय में कौन सा रूट यूज करना है। अगर आपको इमरजेंसी चाहिए तो इमरजेंसी में क्या आप ओरल रूट यूज करोगे? तो इमरजेंसी में आप ओरल रूट यूज नहीं करते हो, इमरजेंसी में आप आईवी रूट यूज करते हो, राइट। अगर नॉर्मल है तो फिर आप ओरल रूट यूज करोगे। तो रूट ऑफ एडमिशन कौन सा लेना है, ओके। तो इसके लिए भी आपको फार्माकोकाइनेटिक्स का स्टडी करना जरूरी है। तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स? क्यों स्टडी करना चाहिए फार्माकोकाइनेटिक्स? तो फार्माकोकाइनेटिक्स ये ड्रग का डोज डिसाइड करने के लिए, ड्रग का डोसेज रेजिमेंट डिसाइड करने के लिए, ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करने के लिए हमें फार्माकोकाइनेटिक्स का स्टडी करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन ऐसी होती है जो फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म पे, ड्रग के प्रोटीन बाइंडिंग पे, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो जो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है तो उसको समझने के लिए भी फार्माकोकाइनेटिक का स्टडी जरूरी होता है। सो फार्माकोकाइनेटिक का स्टडी क्यों करना चाहिए? ओके, अब आप सबको ये तो पता है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है। सो एडीएमई फार्माकोकाइनेटिक क्या है? तो व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग, ये फार्माकोकाइनेटिक है। बट क्यों क्यों पढ़ना क्यों है फार्माकोकाइनेटिक, क्या पर्पज है? तो ड्रग का डोज डिसाइड करना, डोसेज रेजिमेंट डिसाइड करना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करना, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो होती है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, उसके बारे में समझ के लेना। सो दीज आर द पर्पजेस ऑफ स्टडिंग फार्माकोकाइनेटिक्स, ओके। चलिए ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अभी जो फार्माकोकाइनेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये ओनली फार्माकोलॉजी में आता है क्या? ये हम सिर्फ फार्माकोलॉजी के लिए पढ़ रहे हैं क्या? तो ये ओनली फार्माकोलॉजी में नहीं है, तो फार्माकोलॉजी प्लस बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोफार्म में भी फार्माकोकाइनेटिक्स है। जो जिन्होंने ओनली डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ने फार्माकोकाइनेटिक्स को फार्माकोलॉजी में स्टडी किया है। बट जो डिग्री के स्टूडेंट्स है जिन्होंने डिग्री किया है, तो डिग्री में आप लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स को फार्माकोलॉजी में और सिक्स सेमेस्टर में डिग्री में आपने बायोफार्मास्यूटिक्स में भी इसको स्टडी किया है, राइट। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन, और इसी को हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अभी जो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स है ड्रग ट्रांसपोर्टेशन के, तो इसमें कौन से मैकेनिज्म्स है? तो इसमें फर्स्ट वन इज ट्रांससेल्युलर पैसिव डिफ्यूजन, सेकंड वन इज फिल्ट्रेशन और पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, थर्ड वन इज कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में एक फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन एंड सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके, ये दो हैं। देन यहाँ पे एंडोसाइटोसिस आता है। एंडोसाइटोसिस में ए फैगोसाइटोसिस एंड बी पिनोसाइटोसिस आता है, ओके। सो ये चार मेन मैकेनिज्म्स है ड्रग ट्रांसपोर्टेशन के। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिया है, दैट इज द आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन। आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन, आयन पेयर, ओके, आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन ये भी है। मतलब अगर ड्रग कैटायन है, कैटायनिक ड्रग है, तो बॉडी का कोई एंडोजिनस एनायनिक मॉलिक्यूल रहेगा, कोई एनायनिक एंडोजिनस मॉलिक्यूल रहेगा, उसके साथ में वो ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। एंड अगर कोई ड्रग एनायनिक है तो कोई एंडोजिनस कैटायनिक मॉलिक्यूल के साथ में वो ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो आयन पेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जो कि न्यूट्रल होगा और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ओके। अब यहाँ पे जितने भी मैकेनिज्म्स हम लोगों ने देखे हैं, ट्रांससेल्युलर पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन और पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
एंड पिनोसाइटोसिस, इन सभी के लिए क्या जरूरी है? इन सभी के लिए आपका ड्रग मॉलिक्यूल जो है, आपका ड्रग जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहना जरूरी है। कौन से फॉर्म में? सॉल्यूशन फॉर्म में रहना जरूरी है। Phagocytosis is the only mechanism where solid particles can be absorbed, can be transported. Okay, solid particles के transportation के लिए only one mechanism is there, and that is the phagocytosis. Phagocytosis, that is eating by the cell, eating by the cell. Phagocytosis is eating by the cell. सो ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स है, इन ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स में फैगोसाइटोसिस ये ओनली वन ऐसा मैकेनिज्म है वेयर दी सॉलिड पार्टिकल्स गेट ट्रांसपोर्टेड। बाकी सभी केसेस में आपका जो ड्रग है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एमसीक्यू कैसे आता है देखिए। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो प्लास्टिक पार्टिकल्स है या प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म है? प्लास्टिक पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म काम करता है? आपके ऑप्शन में जैसा ऑप्शन ए पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन बी आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ऑप्शन सी फैगोसाइटोसिस, ओके, एंड ऑप्शन डी जैसे आपका इसमें ले लेंगे फिल्ट्रेशन। ओके, तो चार मैकेनिज्म, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो प्लास्टिक पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑप्शन है पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन सी फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। दीजिए आंसर, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी फैगोसाइटोसिस, करेक्ट, सही आंसर दिया आपने, फैगोसाइटोसिस। व्हाई फैगोसाइटोसिस? क्योंकि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक सॉल्यूशन में फॉर्म में जाता है क्या? आप वाटर सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन बना सकते हो क्या प्लास्टिक का? प्लास्टिक सॉल्युबल है क्या? प्लास्टिक वाटर में सॉल्युबल है ही नहीं। प्लास्टिक हमेशा सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में रहता है। प्लास्टिक को आप सॉल्युबलाइज नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक इज नॉट, मतलब उसका सॉल्युबलाइजेशन सॉल्यूशन नहीं बनता है। तो फिर प्लास्टिक का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो प्लास्टिक पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन फैगोसाइटोसिस से होता है। और एक एग्जांपल इसमें हम लेंगे, जैसा हेयर पार्टिकल्स, हेयर, ओके, हेयर पार्टिकल्स, क्या हेयर का आप सॉल्यूशन बना सकते हो? इज इट पॉसिबल टू मेक सॉल्यूशन ऑफ हेयर? हेयर सॉल्युबल है वाटर में? हेयर वाटर में इनसॉल्युबल है, एयर वाटर में सॉल्युबलाइज होता ही नहीं है। तो यदि हेयर फ्रैगमेंट्स, हेयर पार्टिकल्स है, तो हेयर पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो वो भी फैगोसाइटोसिस से होता है। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो इस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नाउ अब ये जो कंसेप्ट है मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आईएमपी कंसेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आईएमपी कंसेप्ट है। आप कोई भी एग्जाम लीजिए, कोई भी एनी एग्जाम, जिस एग्जाम में इस सिलेबस में कवर किया हुआ है, उस एग्जाम में ये जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन है, इस पे एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो भी आता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो भी इस पे पूछा जाता है, बिल्कुल 100% आता ही आता है। ओके, जरूर आएगा। आप कोई भी एग्जाम लीजिए, आप डीएचएस की एग्जाम की बात कीजिए, डीएमआर की है, जेडपी है, सीआरएम्स है, आरआरबी है, ड्रग इंस्पेक्टर की है। ओके, एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में क्वेश्चन नहीं था क्योंकि उसके सिलेबस में ये पार्ट नहीं था, बट यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में ये पार्ट होता है सिलेबस में, तो इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। अब ये जो है मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन, इस टॉपिक पे मैं मोर देन 1000 एमसीक्यूज बना सकता हूँ, मोर देन 1000 एमसीक्यूज मैं इस पे बना सकता हूँ। मतलब 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 मैकेनिज्म्स है ड्रग ट्रांसपोर्टेशन पे, इस पे मोर देन 1000 एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपको जो बुक दी गई है फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये जो बुक आपके पास में है, इस बुक में इस टॉपिक पे नियर अबाउट मोर देन 100 एमसीक्यूज होंगे, मोर देन 100 एमसीक्यूज। उसी तरह से जो टेस्ट मैंने आपको कल दी है, आपका हमारा जो टेस्ट सीरीज है वेबसाइट पे, उस टेस्ट में भी इस पे, ये इस कंसेप्ट पे नियर अबाउट 100 to 150 क्वेश्चंस होंगे, 100 to 150 क्वेश्चंस है। तो नाउ अब आप मुझे ये बताइए कि आपको 1000 एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए आसान है, या फिर इस कंसेप्ट को समझ के लेना,
इस कंसेप्ट को, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन को आप अच्छी तरीके से इन डेप्थ समझ के लीजिए एंड उसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए एक कुछ 10-10-20 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आप कर लीजिए। सो दैट इज गुड। क्या लगता है 1000 एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करते हो बगैर कंसेप्ट को समझे, बगैर कंसेप्ट को समझे अगर आप 1000 एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे तो क्या नेक्स्ट एमसीक्यू जो आएगा उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा? तो जरूरी नहीं कि उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको वहां पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। बट यदि आपने कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ के लिया, इन डेप्थ समझ के लिया, पूरी तरीके से समझ के लिया, तो इस पे कितने भी और किसी भी तरीके से एमसीक्यू आ जाए आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कंसेप्ट आर मोर इंपॉर्टेंट देन दी एमसीक्यूज। आपने कंसेप्ट को समझने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बजाय। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एमसीक्यूज को ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं एंड कंसेप्ट पे कम ध्यान देते हैं। इवन मैंने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है। मैंने क्या ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि अगर एमसीक्यू रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूं, एमसीक्यू रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूं तो उसको व्यूअरशिप ज्यादा मिलती है, उसको व्यूज ज्यादा मिलते हैं, मोर व्यूज मिलते हैं उसको। ओके एंड अगर मैं कोई कंसेप्ट को क्लियर करता हूं यूट्यूब पे, कंसेप्ट बेस, ओके, किसी कंसेप्ट को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूं तो उसे व्यूज मिलते ही नहीं है। देयर आर नो व्यूज एट ऑल, कुछ व्यूज मिलते ही नहीं है। ओके एंड ये गलत तरीका है पढ़ने का, दिस इज रॉन्ग। मतलब आपने एमसीक्यूज कब देखना चाहिए? लास्ट मोमेंट पे। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? लास्ट मोमेंट पे। लास्ट मोमेंट मतलब एग्जाम के 30-40 डेज बिफोर, 30-40 डेज बिफोर आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर अभी आपको एग्जाम को समय है तो जितने ज्यादा कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो उतने ज्यादा कंसेप्ट आपने क्लियर करने चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट जो है जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो वो जनरली एमसीक्यूज को ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं एंड फिर एग्जाम में क्या होता है? तो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है एंड नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स चले जाते हैं। एंड जिन स्टूडेंट्स ने कंसेप्ट को क्लियर करने पे ध्यान दिया है, कंसेप्ट को क्लियर करने पे ध्यान दिया है, उनका एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता है। और कंफ्यूजन नहीं होता है तो उनको एश्योरिटी रहती है, श्योर रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं करेक्ट आंसर के लिए और वहां पे नेगेटिव मार्किंग से वो बच जाते हैं और उनके सक्सेस का रेट ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अभी आपके एग्जाम को समय है, अभी कोई भी एग्जाम पास में नहीं है। तो एग्जाम के 30-40 डेज पहले आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को आप सॉल्व कीजिए। लेकिन अभी इस समय आपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। जितने ज्यादा कंसेप्ट आप क्लियर करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, वो ध्यान दीजिए आप। ओके सो सही तरीके से स्टडी कीजिए, सही तरीके से स्टडी करोगे तो सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा। ओके तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन हमें पढ़ना है तो इसके अंदर में फर्स्ट मैकेनिज्म है ट्रांससेल्युलर पैसिव डिफ्यूजन। तो ये मैकेनिज्म अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे, वन बाय वन कवर करेंगे। ओके अभी यहाँ पे पहला जो हमारा मैकेनिज्म है दैट इज द ट्रांससेल्युलर पैसिव डिफ्यूजन। अब ट्रांससेल्युलर का मतलब क्या है? ट्रांस और सेल्युलर मतलब फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल में से दूसरे सेल में पास होना, एक सेल में से दूसरे सेल में पास होना, दैट मीन्स ट्रांससेल्युलर और पैसिव डिफ्यूजन। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये ट्रांससेल्युलर पैसिव डिफ्यूजन है, इसमें जो ड्रग है, ड्रग मॉलिक्यूल्स ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। ओके हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इन द डायरेक्शन ऑफ its concentration gradient. So in the direction of concentration gradient मतलब क्या? From higher concentration to lower concentration. तो पैसिव डिफ्यूजन है, ट्रांससेल्युलर पैसिव डिफ्यूजन है, ड्रग मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे सेल्स में कौन सा होता है? तो सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल्स के अंदर में एक सेल से दूसरे सेल में ड्रग जब पास होता है, जाता है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है एंड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो ड्रग जाता है।
ओके, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब ये जो प्रोसेस है पैसिव डिफ्यूजन की, इस प्रोसेस में ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। इट हैज नो रोल, उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है। सो द मेम्ब्रेन प्लेइंग नो एक्टिव रोल इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में इस सेल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, इसमें से ड्रग जो है सिर्फ पास हो जाते हैं। ओके, नाउ अब ये जो पैसिव डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। एनर्जी इंडिपेंडेंट, इसे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी, क्योंकि हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने की वजह से ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इसे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। अब जब पैसिव डिफ्यूजन है तो इसके बारे में हम और कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब पैसिव डिफ्यूजन, जब मैक्सिमम पैसिव डिफ्यूजन कब पॉसिबल है? मैक्सिमम पैसिव डिफ्यूजन कब पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? ओके, तो मैक्सिमम पैसिव डिफ्यूजन, और इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। ओके, तो रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन कब पॉसिबल है? तो रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन में यहां पे मतलब रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन कब हायर रहेगा? कब हायर रहेगा? या फिर कौन से ड्रग्स है, या ड्रग्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? ड्रग्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ताकि उसका पैसिव डिफ्यूजन हो सके, उसका पैसिव डिफ्यूजन हो सके? ड्रग्स में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ड्रग्स में ऐसी कौन सी क्वालिटीज या ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ताकि वो ड्रग का पैसिव डिफ्यूजन हो सके? सो ड्रग में सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, सबसे पहले जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ये कि वो ड्रग लिपोफिलिक होना चाहिए। ड्रग क्या होना चाहिए? लिपोफिलिक। ड्रग यदि लिपोफिलिक है, जितना ज्यादा लिपोफिलिसिटी होगा ड्रग का, उतना ही उसका पैसिव डिफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा होगा। लिपोफिलिक, जो ड्रग लिपोफिलिक होता है उसी का पैसिव डिफ्यूजन पॉसिबल है। जो ड्रग लिपोफिलिक होता है उसी का पैसिव डिफ्यूजन पॉसिबल है। हाइड्रोफिलिक यदि ड्रग है तो हाइड्रोफिलिक ड्रग का पैसिव डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, हाइड्रोफिलिक ड्रग का पैसिव डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। ओनली लिपोफिलिक ड्रग ही पैसिवली डिफ्यूज हो सकते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, व्हाई? इसका लॉजिक क्या है कि ओनली लिपोफिलिक ड्रग पैसिवली डिफ्यूज हो सकते हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग पैसिवली डिफ्यूज नहीं होते? ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ऐसा है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है या जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड, जैसे आपको पता है ये बायलेयर फॉस्फोलिपिड का होता है। ये फॉस्फोलिपिड है जिसमें जो हेड है ये पोलर होता है और ये वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल है, ये नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर। ओके, नॉन पोलर होती है मतलब ये लिपोफिलिक होती है, लिपोफिलिक। तो जो टेल पोर्शन है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का वो लिपोफिलिक होता है, और जो हेड पोर्शन है जो कि पोलर होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। ओके, और जब सेल मेम्ब्रेन बनता है, सेल मेम्ब्रेन बनता है तो सेल मेम्ब्रेन आपको मालूम है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है सेल मेम्ब्रेन का। ओके, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो उसमें अंदर की ओर ये लिपोफिलिक पोर्शन होता है, अंदर की ओर लिपोफिलिक मैट्रिक्स होता है। ओके, लिपोफिलिक मैट्रिक्स, ये सब आप जानते हो कि अंदर की ओर ये लिपोफिलिक मैट्रिक्स होता है। दिस इज बायलेयर, लिपिडिक बायलेयर। तो जब भी कोई ड्रग मॉलिक्यूल पैसिवली डिफ्यूज होने की कोशिश करता है तो यहां तक तो आ जाता है। ओके, यहां तक आ जाता है। अब अगर वो ड्रग लिपोफिलिक है तो ये जो लिपिडिक मेम्ब्रेन है, ये जो लिपिडिक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो लिपिडिक है तो वो लिपोफिलिक ड्रग को अंदर आने देगा, लिपोफिलिक ड्रग को अंदर आने देगा और यहां से आगे पास होने देगा अगर ड्रग लिपोफिलिक है तो। और यदि ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो वो ड्रग यहां तक तो आ जाएगा, यहां तक ड्रग आ जाएगा, बट अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये लिपोफिलिक मैट्रिक्स उस ड्रग को अंदर एंट्री ही नहीं देगा। तो इसीलिए जो लिपोफिलिक ड्रग होता है, लिपोफिलिक ड्रग, उसको ये जो लिपिडिक मैट्रिक्स यहाँ पे है, बायलेयर है लिपिड की, ये लिपिड के बायलेयर उस ड्रग को अंदर आने देती है, आने देती है और आगे पास होने देती है। बट अगर कोई हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो हाइड्रोफिलिक ड्रग वो यहां तक तो आ जाता है मेम्ब्रेन के सरफेस तक, बट वो अंदर नहीं आ पाता क्योंकि अंदर लिपोफिलिसिटी है।
तो इसीलिए किसी भी ड्रग को यदि पैसिवली डिफ्यूज होना है, पैसिवली उसका पैसिव डिफ्यूजन से उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो वो ड्रग का लिपोफिलिसिटी, मतलब वो ड्रग लिपोफिलिक होना मस्ट है, जरूरी है। अब ड्रग की लिपोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है? तो ड्रग की लिपोफिलिसिटी डिपेंड करती है उस ड्रग के आयोनाइजेशन पे, ओके, आयोनाइजेशन पे एंड पोलैरिटी पे, आयोनाइजेशन एंड पोलैरिटी पे ड्रग का लिपोफिलिसिटी डिपेंड करता है। जो ड्रग्स नॉन आयोनाइज्ड होते हैं, नॉन आयोनाइज्ड मतलब जो ड्रग पे कोई चार्ज नहीं होता है एंड नॉन पोलर होते हैं, नॉन आयोनाइज्ड एंड नॉन पोलर होते हैं, ऐसे ड्रग ये लिपोफिलिक होते हैं। जो ड्रग्स नॉन आयोनाइज्ड एंड नॉन पोलर होते हैं, ऐसे ड्रग लिपोफिलिक होते हैं, ओके। एंड लिपोफिलिक होते हैं तो उनका पैसिव डिफ्यूजन हो जाता है, पैसिव डिफ्यूजन हो जाता है। तो ड्रग के पैसिव डिफ्यूजन होने के लिए क्या जरूरी है? तो पैसिव डिफ्यूजन के लिए जरूरी यह है कि जो फिजियोलॉजिकल पीएच होती है, फिजियोलॉजिकल पीएच, ओके, या जो भी हमारी साइट है, जैसे कि स्टमक है, स्टमक, ओके, या इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, तो जिस मीडिया में, जिस जगह पे ड्रग है वहां पे पीएच कितना है, वहां पे पीएच कितना है, उस पर ड्रग का आयोनाइजेशन डिपेंड करता है। हमें एक ड्रग का पीएच एंड पीकेए, ड्रग का पीएच एंड पीकेए, इसके लिए हमें एक इक्वेशन पता है, दैट इज द हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन, ओके, हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन, ये हमें पता है, ओके। तो हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो ड्रग का पीएच होता है वो ड्रग के पीके को, मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। सो ड्रग्स का जो आयोनाइजेशन है वो पीएच पे डिपेंड करता है। ड्रग का आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? तो ड्रग का आयोनाइजेशन पीएच पे डिपेंड करता है, ओके। अगर हमने कल भी देखा था, कि वीकली एसिडिक ड्रग है, वो यदि एसिडिक मीडिया में है, एसिडिक मीडिया में, तो उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है, नो आयोनाइजेशन, राइट, उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है, मतलब वो जो ड्रग होता है वो नॉन आयोनाइज्ड होता है। क्या होता है? नॉन आयोनाइज्ड। और अगर ड्रग नॉन आयोनाइज्ड है तो वो नॉन पोलर रहेगा, और अगर ड्रग नॉन पोलर है तो वो लिपोफिलिक रहेगा, और यदि ड्रग लिपोफिलिक है तो उसका पैसिव डिफ्यूजन बेटर होगा, उसका पैसिव डिफ्यूजन बेटर होगा। कल हम लोगों ने इस पे एक एमसीक्यू स्टडी किया था, एस्पिरिन का भी एग्जांपल हमने देखा था। इसके अलावा इसी तरीके से अगर वीकली बेसिक ड्रग है और अगर वो बेसिक मीडिया में है तो वो नॉन आयनिक फॉर्म में रहेगा और उसका एब्सॉर्प्शन बेटर होगा, पैसिव डिफ्यूजन बेटर होगा। इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं कि कोई वीकली एसिडिक ड्रग है और वो वीकली एसिडिक ड्रग यदि अल्कलाइन मीडिया में है, अल्कलाइन मीडिया में है, तो वो ड्रग का आयोनाइजेशन हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है, मतलब वो ड्रग आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। और ड्रग यदि आयोनाइज हो जाता है तो पोलर हो जाएगा, और ड्रग यदि पोलर होता है तो वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक, ओके, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। और अगर वो ड्रग हाइड्रोफिलिक हो जाता है तो उसका पैसिव डिफ्यूजन नहीं होगा, पैसिव डिफ्यूजन नहीं होगा, ओके, ये ध्यान रखिए। अब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताई है यहाँ पे, इस कंसेप्ट पे कई बार कई एग्जाम्स में कई तरीके से एमसीक्यूज आए हैं। इस कंसेप्ट पे मोर देन 100 एमसीक्यूज हो सकते हैं, मोर देन 100 एमसीक्यूज। तो चलिए मैं एक एमसीक्यू आपसे पूछ लेता हूं जो एग्जाम में आया था, ओके, एक एमसीक्यू मैं आपसे पूछता हूं। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि एक वीकली एसिडिक ड्रग है, वीकली एसिडिक ड्रग, और ये वीकली एसिडिक ड्रग अल्कलाइन यूरिन में है। किसमें है? अल्कलाइन यूरिन में, वीकली एसिडिक ड्रग इन अल्कलाइन यूरिन। अब अगर कोई वीकली एसिडिक ड्रग अल्कलाइन यूरिन में है तो उस ड्रग का एक्सक्रीशन जो है, वो एक्सक्रीशन ज्यादा होगा कि कम होगा? एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा बताइए? कोई वीकली एसिडिक ड्रग है, अल्कलाइन यूरिन में है, तो उस ड्रग का एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? मोर, मतलब इंक्रीज होगा। उस ड्रग का जो
एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वीकली एसिडिक ड्रग जो है वो अल्कलाइन मीडिया में आयोनाइज हो जाएगा। क्या होगा? आयोनाइज्ड। और आयोनाइज होने की वजह से उसका रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और रीएब्जॉर्प्शन कम होता है मतलब उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, एक्सक्रीशन विल इंक्रीज। ओके, तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट है पैसिव डिफ्यूजन की, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे कई बार कई तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने पैसिव डिफ्यूजन जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पे डिस्कस किया है। नाउ हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज फिल्ट्रेशन और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। फिल्ट्रेशन और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इसी को कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, कन्वेक्टिव। ओके, कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो दो सेल्स होती है, दो सेल्स, इन सेल्स के बीच में जो गैप होती है, गैप, ये गैप वाटर चैनल बोल सकते हैं इसको, वाटर चैनल। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये चैनल्स होते हैं, ये गैप होती है। ओके, नाउ कुछ जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, ऐसे हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जिनका कि मॉलिक्यूलर साइज जो है, तो ये जो गैप है इस गैप से कम होता है, मॉलिक्यूलर साइज ये गैप से कम होता है, तो ऐसे जो ड्रग्स है ये ड्रग्स इस गैप में से पास हो जाते हैं। मतलब जो ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर साइज कम है एंड जो वाटर सोल्यूबल है, हाइड्रोफिलिक है, तो ऐसे ड्रग्स जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है या फिल्ट्रेशन है, इस रूट से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। सो फिल्ट्रेशन इज अ पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू एक्वेस पोर्स इन द मेम्ब्रेन और थ्रू पैरासेलुलर स्पेसेस। ओके, अब जैसे यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हो, इस फिगर में ये एंटेरोसाइट है। क्या है? एंटेरोसाइट। सो व्हाट डज इट मीन? एंटेरोसाइट का मतलब क्या है? व्हाट इज एंटेरोसाइट? बता सकते हो? व्हाट इज एंटेरोसाइट? एंटेरो मीन्स, एंटेरो का मतलब क्या है? एंटेरो, इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल सेल्स। सही बात है, करेक्ट है बिल्कुल। एंटेरोसाइट मतलब इंटेस्टिनल सेल्स। तो ऐसा समझिए कि ये इंटेस्टिनल सेल्स है। इंटेस्टिनल सेल्स में ये अपाइकल साइड है, अपाइकल मतलब गट की ओर, मतलब इंटेस्टाइन की ओर। ये जो साइड है ये इंटेस्टाइन की तरफ ओपन होती है, इंटेस्टाइन। ओके, एंड ये जो बेजोलैटरल साइड है, बेजोलैटरल साइड ब्लड की तरफ आती है, ब्लड मतलब इधर ब्लड वेसल से ब्लड है। तो जो ड्रग है इंटेस्टाइन में से ब्लड की तरफ आएगा थ्रू द गैप। ये जो गैप है इस गैप में से ड्रग ब्लड की तरफ जाएगा। ओके, नाउ अगर किसी ड्रग का फिल्ट्रेशन के थ्रू या पैरासेलुलर रूट से यदि ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो उस ड्रग में क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए? तो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रग दैट आर मॉडरेट इन साइज, मॉडरेट साइज होने चाहिए। ओके, मतलब जो गैप है, ये जो गैप है इस गैप से कम साइज के वो ड्रग होने चाहिए ताकि वो इसमें से पास हो सके। सो ड्रग दैट आर मॉडरेट इन साइज एंड हाइड्रोफिलिक। अब ये जो चैनल है ये किसके लिए? वाटर के लिए है। तो कौन सा ड्रग इसमें से पास हो सकता है? जो हाइड्रोफिलिक है, वाटर सोल्यूबल है। सो मॉडरेट इन साइज एंड हाइड्रोफिलिक लाइक अटेनोलॉल, फुरोसेमाइड, सिमेटिडिन, रानिटिडिन एंड फेमोटिडिन, जिनका के मॉलिक्यूलर वेट 200 to 270 है। तो ऐसे ड्रग्स पैरासेलुलरली या फिल्ट्रेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, तो पैरासेलुलर और फिल्ट्रेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए? तो साइज जो होती है, मॉलिक्यूलर वेट साइज मॉडरेट साइज होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट 200 to 270 होना चाहिए और ड्रग हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। तो वो इस रूट से, पैरासेलुलर रूट से या फिल्ट्रेशन रूट से वो ड्रग पास